नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कुछ और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्लोरीनेशन से रिलेटेड। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर इज़ डन टू रिमूव माइक्रोब्स। क्लोरीनेशन बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के रूप में, या बेसिकली हम क्लोरीन ऐड करते हैं अपने पानी में जो माइक्रोब्स हैं उनको किल करने के लिए। क्लोरीन सबसे बेहतरीन एक डिसइंफेक्टेंट माना जाता है, स्पेसिफिकली भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे पहला फ़ायदा तो ये है कि क्लोरीन जो है प्राइमरी और सेकेंडरी डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि इसको यूज़ करना आसान है, आसानी से इसको हैंडल किया जा सकता है। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये सस्ता है। तो इस प्रकार से इसकी जो ये खासियत है, क्वालिटी है, इसको एक बेहतरीन डिसइंफेक्टेंट बना देती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? क्लोरीनेशन ऑफ वाटर इज़ डन टू रिमूव माइक्रोब्स। व्हाट इज़ द एवरेज थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर? जब भी ओजोन लेयर की बात होती है तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि ओजोन जो है पूरा स्ट्रेटोस्फीयर में फैला होगा या कई किलोमीटर उसकी थिकनेस होगी, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को शायद ज़्यादातर को पता होगा कि कुछ थिकनेस होती है ओजोन लेयर की। आप सभी लोगों ने डॉप्सन यूनिट के बारे में भी सुना होगा। यहाँ पे आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि 300 डॉप्सन यूनिट जो है वो कितने के इक्वल होता है, आपने मुझे ये बताना है। आप थोड़ा पढ़ेंगे अगर आपको नहीं पता, और जो है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएंगे कि जो 300 डॉप्सन जो आपकी थिकनेस है ओजोन की, वो में कितना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के हमें देखने को मिले हैं डिफरेंट कंपटीशन में। यहाँ पे अगर हम इसका आंसर देखें तो लेस देन 1 सेंटीमीटर सही आंसर हो जाएगा। आयन एक्सचेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। दूसरा स्टेटमेंट है आयन एक्सचेंज इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ रेजिडुअल सस्पेंडेड सॉलिड। अगर हम दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है। आयन एक्सचेंज जो है ये एग्जाम्पल है टर्सरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का। जब भी हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो तीन टाइप के हमारे पास में वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस हैं, जैसे कि फिज़िकल जिसको प्राइमरी ट्रीटमेंट भी कहते हैं, फिर सेकेंडरी जिसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, टर्सरी जिसको एडवांस ट्रीटमेंट के नाम से भी हम जानते हैं। टर्सरी ट्रीटमेंट को पॉलिशिंग यूनिट भी कहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे हमारा उद्देश्य जो है अपने पानी में जो कुछ स्पेसिफिक इम्प्योरिटीज़ जो प्राइमरी और सेकेंडरी में दूर नहीं हुई थी, उनको दूर करने के लिए टर्सरी ट्रीटमेंट, एडवांस ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट रिमूवल। आयन एक्सचेंज एक मेथड है जिसमें हम जो है आयनिक स्पीशीज़ जो हैं हमारे पानी में जितनी होती हैं उनको रिमूव करने के लिए दूर किया जाता है। इवन इसको जो है हार्डनेस दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है अगर हम वाटर ट्रीटमेंट की बात करें तो। इस तरीके से स्टेटमेंट 2 जो है आयन एक्सचेंज इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ रेजिडुअल सस्पेंडेड सॉलिड, ये स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, ट्रू है। स्टेटमेंट 2 जो है ये फॉल्स है। अगले क्वेश्चन में फिर से हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हमें पता लगेगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें इन्होंने कहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज एग्रीड इन 1987 एंड कम इनटू द फोर्स ऑफ 1990। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि भैया ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 में फोर्स में आया था। स्टेटमेंट 2 जो है क्योटो प्रोटोकॉल वाज एग्रीड इन 1997 एंड कम इनटू द फोर्स ऑफ 2005, ये स्टेटमेंट सत्य है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका इसको साइन किया गया था, एग्रीड किया गया था 1997 में, और ये फोर्स में आया था 2005 में।
तो इस प्रकार से देखा जाए तो स्टेटमेंट 1 जो है ये आपका फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 जो है ये ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में फिर से में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और स्टेटमेंट 1 कहता है सम पोल्यूटेंट सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड पेस्टिसाइड्स एंड हैवी मेटल्स कॉज लीवर डैमेज। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे इस प्रकार के पेस्टिसाइड जो हैं, हैवी मेटल्स जो हैं एंड आपके पोल्यूटेंट जो हैं वो हमारे लीवर को डैमेज करते हैं। वहीं पे स्टेटमेंट 2 ये कहते हैं कि टॉक्सिक केमिकल्स दैट कॉज लीवर डैमेज आर हिमेटोटॉक्सिन। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। हिमेटोटॉक्सिन जो है वो टॉक्सिन होते हैं जो हमारे ब्लड को प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं या ब्लड के जो आपके उसके पार्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूट हैं, ठीक है, उनको जो है डैमेज करते हैं, जो ब्लड से संबंधित बीमारियां करते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ टॉक्सिन्स ऐसे हो सकते हैं जो आपके बोन मैरो को अफेक्ट कर दें। वहीं पे कुछ ऐसे पोल्यूटेंट होते हैं जो आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं ब्लड के, लाइक आपके प्लेटलेट्स, उनको जो है डैमेज कर दें। तो इस प्रकार के टॉक्सिन्स को हिमेटोटॉक्सिन्स कहते हैं जो ब्लड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं या ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उनको अफेक्ट करते हैं, वो आपके हिमेटोटॉक्सिन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पे फॉल्स हो जाता है, स्टेटमेंट 1 जो है हमारा ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर आल्सो नोन एज एजेंडा 30। जब हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है अपने बनाए थे उस समय पे ये हमने तय किया था कि 2030 तक हम अपने इन गोल्स को अचीव कर लेंगे, इसलिए इसको एजेंडा 30 भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट सोयल्स आर स्ट्रेटिफाइड इनटू हॉरिजॉन्टल लेयर कॉल्ड एज सोयल प्रोफाइल। A cross-sectional view of the horizons in a soil is called as soil horizon। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। आप सभी लोगों ने सोयल होरिजन के बारे में पढ़ा होगा कि सोयल डेवलपमेंट के दौरान अब डिफरेंट लेयर बनती हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से अलग हैं। जैसे कि आपका ओ होरिजोन है। ओ होरिजोन जो है ये फॉरेस्ट में बेसिकली मिलता है, जहाँ पे फ्रेशली डेड ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होता है। उसके बाद में जब उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है तो आपका ए होरिजोन जो है बनता है, उसको जैसे कि सरफेस सोयल भी कहा जाता है। उसके बाद में आपका बी होरिजोन, सी होरिजोन, इस प्रकार से आपके होरिजोन्स होते हैं। इनमें जो है आप क्रिस्टल क्लियर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इनकी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे। तो इस प्रकार से देखें तो आपका स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों यहाँ पे फॉल्स हो जाते हैं। डाउनहिल स्लाइड्स ऑफ अर्थ इज नोन एज मास वेस्टिंग। डाउनहिल स्लाइड जब होता है आपका तो उसको मास वेस्टिंग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में फिर से हमसे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। अगर हम दोनों स्टेटमेंट को देखें तो बहुत सारे ऐसे आपके सब्सटेंस हैं जो एलर्जी कोज करते हैं और बेसिकली ये हमारे जो इम्यून सिस्टम है उस पर अटैक करते हैं। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है उनको एलर्जी बहुत जल्दी होती है। कुछ लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि मौसम बदला, उनको छींके आना स्टार्ट हो जाता है, उनको एलर्जी हो जाती है। कुछ लोगों को मिट्टी से एलर्जी हो जाती है, कुछ लोगों को जो है आपके इवन परफ्यूम से एलर्जी होती है। बहुत सारे इस तरीके से आप लोगों ने जो है अपने दैनिक जीवन में देखा होगा बहुत सारे लोगों को जिनको इस तरीके से एलर्जी हो जाती है। तो ये ऐसे सब्सटेंस जो हैं बेसिकली इनका असर सीधा हमारे
इम्यून सिस्टम पे होता है। तो स्टेटमेंट 1 सही है। अगर हम देखें इस प्रकार के सब्सटेंस जो एलर्जी कोज करते हैं वो हमारे घर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड एयर। ये स्टेटमेंट भी सत्य है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए कि परफ्यूम से लोगों को एलर्जी हो जाती है, रूम फ्रेशनर से एलर्जी हो जाती है, आपके फोम से एलर्जी हो जाती है, अगरबत्ती से एलर्जी हो जाती है, बहुत सारे ऐसे पेंट्स में सब्सटेंस यूज़ होते हैं उनसे एलर्जी हो जाती है। और ये सभी हमारे घरों के अंदर हमें कॉमनली देखने को मिल जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब मान लीजिए किसी को डीओ है, डीओ से बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस निकलते हैं जिससे कि कॉमनली लोगों को एलर्जी हो जाती है। अब एक बार आपने स्प्रे किया तो स्प्रे करने के बाद में वो काफ़ी लंबे समय तक आपके रूम के अंदर रहेंगे। फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, इस तरीके से अगर आप केवल डीओ के इस्तेमाल से ही देखें तो बहुत सारे इस प्रकार के सब्सटेंस आपके कमरे में आ जाएंगे। इसी प्रकार से रूम फ्रेशनर लोग बहुत यूज़ करते हैं, उससे भी इस प्रकार के सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं। तो धीरे धीरे आपके बिल्डिंग्स में, ऑफिस में, घरों में इंडोर एयर जिसको कहते हैं उसमें इस प्रकार के सब्सटेंस ज़्यादा होते जा रहे हैं जिससे कि लोगों को एलर्जी होती है। तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। वीओसी पे हमने काफ़ी बात की, बहुत सारे क्वेश्चन हमने वीओसी से रिलेटेड किए और हमने पहले भी आपको बताया था कि ना केवल आपके एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड सोर्सेज की वजह से वीओसीज रिलीज़ होते हैं, परंतु बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, बहुत सारे नेचुरल सोर्स ऐसे हैं जिनसे कि आपके जो वीओसीज हैं वो रिलीज़ होते हैं। टेरेपिन जो है एक आपका ऐसा वीओसी है जो बेसिकली प्लांट से रिलीज़ होता है, नेचुरल सोर्स से रिलीज़ होता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, अगर कुछ एग्जांपल आप देखो तो यूकेलिप्टिस हो गया आपका, बहुत सारे सिट्रस प्लांट ऐसे हो गए, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके वीओसीज रिलीज़ करते हैं। मैपल एक ट्री है वो आपका वीओसी रिलीज़ करता है। तो जब भी आप इस प्रकार से देखें तो हमेशा दोनों सोर्सेज को कंसीडर करें कि इसका मैन मेड सोर्स क्या है और इसका नेचुरल सोर्स क्या हो सकता है। इसके साथ साथ जब भी हम आपको कोई भी क्वेश्चन बताते हैं तो आप उसको बड़े ध्यान से नोट कर लेना चाहिए आप लोगों को। जैसे इस क्वेश्चन में ही आप देखें, फॉर्मेल्डिहाइड आई इरिटेंट है, बेंजीन इससे कैंसर होता है। तो इस प्रकार से जो है काफ़ी क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेटेड होके बन जाते हैं और ये सभी पॉपुलर क्वेश्चन हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन में हमें देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, हमें पूरी उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपके लिए काफ़ी उपयोगी प्रूफ होगी। ये पीडीएफ आप सभी लोगों को मिल गया होगा, हमने फॉरवर्ड करा दिया था आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट में। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अभी तक हमसे एसोसिएट नहीं हो पाया है किसी कारणवश और हमसे जुड़ना चाहता है तो हमारा नंबर मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपना नाम और ईमेल आईडी लिख के आप हमें व्हाट्सअप कर देंगे, इनवारो अकेडमी का नंबर सेव कर लेंगे, हम आपको ऐड करा लेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों।